Hello दोस्तों, welcome to Science Bridge Academy. My name is Prathamesh Rumde and today we are going to discuss the concept of electric potential energy या आप इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऐसा भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो लेट अस अंडरस्टैंड फ्यू बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. दोस्तों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ये एक स्केलर क्वांटिटी है. एक स्केलर क्वांटिटी है मतलब उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है, उसके पास सिर्फ एक मैग्नीट्यूड होता है. ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को दोस्तों हम लोग यू सिंबल से डिनोट करते हैं. यू स्टैंड्स फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. इट इज डिनोटेड बाय अ लेटर यू. ठीक है, तो इस पूरे लेक्चर में आपको कभी भी कहीं पे भी सिंबल अगर यू दिखता है, कैपिटल यू, तो उसका मतलब है आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, अभी ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो भी हो सकती है, माइनस या निगेटिव भी हो सकती है, या पॉजिटिव भी हो सकती है, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन. ओके, नाउ दोस्तों वन इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर सपोज मेरे पास एक पार्टिकल है जिसका मास m है और वो कांस्टेंट वेलोसिटी v से आगे बढ़ रहा है, और अगर मैं आपको पूछूं कि इस पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी कितना है, तो आप बोल सकते हो सर इसके पास काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर. ये आपको पता है. मेरा बोलने का मतलब ये है दोस्तों, पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी होने के लिए एक पार्टिकल काफ़ी है. अब ज़रूरी नहीं है कि एक से ज़्यादा पार्टिकल हो, एक पार्टिकल के पास भी काइनेटिक एनर्जी हो सकती है. एन आइसोलेटेड सिंगल पार्टिकल कैन हैव द काइनेटिक एनर्जी. उसके पास मास है, उसके पास वेलोसिटी है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है. पर दोस्तों, एक सिंगल आइसोलेटेड पार्टिकल के पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं हो सकती. पोटेंशियल एनर्जी होने के लिए कम से कम दो पार्टिकल्स का होना ज़रूरी है. दो से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, पर मिनिमम एटलीस्ट दो पार्टिकल का होना ज़रूरी है. ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल आइसोलेटेड पार्टिकल डज नॉट एग्जिस्ट, और वो कॉन्सेप्ट ही एप्लीकेबल नहीं है. पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम लोग को मिनिमम दो पार्टिकल्स का ज़रूरत होता है. येस और नो. तो ऐसे दो या दो से ज़्यादा पार्टिकल को हम लोग बोलते हैं सिस्टम. क्या बोलते हैं दोस्तों? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. येस और नो. ओके, तो यही पॉइंट मैंने आगे पॉइंट नंबर 4 में आपको समझाया है कि सिंगल आइसोलेटेड पार्टिकल कैनॉट हैव पोटेंशियल एनर्जी. वी नीड मिनिमम टू पार्टिकल्स, जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, टू हैव पोटेंशियल एनर्जी. यस और नो. मैं इसको और एक एग्जांपल से आपको ठीक से समझाता हूँ. देखो, हम लोग ने ये पढ़ा था दोस्तों कि अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का मास m है, मैं हाइट h तक उसको अगर मैं ऊपर लेके जाऊँ, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? mgh. ये हम लोग ने स्कूल में भी पढ़ा है, 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है दोस्तों. पर दोस्तों, एक्चुअली ये पोटेंशियल एनर्जी mgh इस ऑब्जेक्ट की ना होके, आपको पता है कि इस ऑब्जेक्ट के नीचे ये सरफेस मतलब अर्थ है, तो ये ऑब्जेक्ट और ये अर्थ दोनों की मिला के ये पोटेंशियल एनर्जी mgh है. बट फॉर द सेक ऑफ द सिंप्लिसिटी व्हाट वी से, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज mgh. पर वो ऑब्जेक्ट की ना होके ऑब्जेक्ट और अर्थ दोनों के सिस्टम की है. आई होप आपको ये समझ में आ रहा है. अगर मैं अर्थ को नीचे से निकाल दूँ या सरफेस को नीचे से निकाल दूँ, तो आपके पास जो एक सिंगल आइसोलेटेड ये जो ऑब्जेक्ट बचता है, उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी ये कॉन्सेप्ट ही एप्लीकेबल नहीं होता है. ओके, सेम कॉन्सेप्ट या सेम बोलो आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए एप्लीकेबल है. आपके पास एक से ज़्यादा चार्ज पार्टिकल होने की ज़रूरत है, तो ही पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल. ठीक है, और सपोज़ अभी मेरे पास दो चार्जेस है और इनके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है से 100 जूल्स है. ठीक है, तो दोस्तों ये 100 जूल्स पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ इस अकेले की नहीं है, या सिर्फ इस अकेले की नहीं है, ये पूरे सिस्टम की है. सो जो पोटेंशियल एनर्जी है डज नॉट बिलोंग टू द इंडिविजुअल पार्टिकल्स इन द सिस्टम, इट बिलोंग्स टू द एंटायर सिस्टम. यही मैंने आपको पॉइंट नंबर 5 में समझाया है. पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट बिलोंग टू इंडिविजुअल पार्टिकल्स, एक एक पार्टिकल्स को बिलोंग नहीं करती, इट बिलोंग्स टू द एंटायर सिस्टम. येस और नो. नाउ द लास्ट एंड द इम्पॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, अगर आप एक चार्ज किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है ये चार्ज ने वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं किया होना चाहिए. दैट इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी प्रोड्यूस बाय सम अदर चार्जेस. तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस चार्ज के लिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा. तो ये चार्ज अगर मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूँ, तो जैसे ही मैं ये चार्ज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूँ, तो इस चार्ज के पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है. बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं वापस आपको आपके लिए बोल रहा हूँ. व्हेन
a charged particle is placed in an external electric field, then that charged particle possess potential energy. आई होप आपको समझ में आ गया है। और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट बेसिक है पर आपको पता होना ज़रूरी है। मैं वापस बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर ये चार्ज है, ये चार्ज अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार करेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड ये चार्ज के लिए एक्सटर्नल नहीं रहेगा, ये चार्ज ने खुद ने बनाया है। अगर कोई दूसरा चार्ज है, उस चार्ज ने अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया और आपने इस चार्ज को उस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के लिए एक्सटर्नल हो जाएगा। मैं आपको इसको सिंपल एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखिए, मेरे पास ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q1 अपने आजू बाजू में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा उसको मैं बोल रहा हूँ E1। अब ये E1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चार्ज Q1 ने बनाया है, तो ये E1 Q1 का खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं चार्ज Q2 रखूँ, तो दोस्तों ये जो चार्ज Q2 है, उस चार्ज Q2 के लिए ये जो E1 है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि ये E1 जो है ये आपके Q1 ने बनाया है और ये E1 में आपने चार्ज Q2 को रखा है। ठीक है, वैसे ही दोस्तों ये जो Q2 है वो भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, उसको मैं बोल रहा हूँ E2। अब ये E2 Q2 के लिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, E2 तो Q2 ने खुद बनाया है। ठीक है ना, आप ऐसा बोल सकते हो कि आपने चार्ज Q1 को E2 में रखा है, क्योंकि E2 is an electric field produced by the charge Q2 can be acted as or can be treated as a external electric field for charge Q1। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स एकदम क्लियर है। ठीक है दोस्तों, अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ओके दोस्तों, अभी मेरे पास अगर दो पॉइंट चार्जेस है, सपोज ये Q1 है और ये Q2 है, इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस मैं बोल रहा हूँ R12 या सिर्फ R भी बोल सकते हो। तो दोस्तों इन दोनों के पास, Q1 और Q2 के पास नहीं, इन दोनों के पास या दोनों के सिस्टम के पास जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो एक सिंपल फार्मूला से दी जाती है। ये फार्मूला के डेरिवेशन हम लोग आगे देखने वाले हैं, बट राइट नाउ आई वांट यू टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स डिपेंडिंग अपॉन दिस फार्मूला। सो U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो आपको पता ही है, इंटू Q1 Q2 अपॉन R। यस और नो, ये सिंपल फार्मूला आपको क्या देगा? ये सिंपल फार्मूला आपको देता है कि Q1 और Q2 ये दो पॉइंट चार्जेस है जिनके बीच में का डिस्टेंस है R या R12, तो उनके पास, दोनों के पास या उनके सिस्टम के पास, सिस्टम विच इज मेड अप ऑफ Q1 और Q2, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितना है। तो ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है, R स्क्वायर नहीं है दोस्तों, इस चैप्टर में बहुत सारे फार्मूला है जिसके डिनोमिनेटर में R है और वो कभी कभी R स्क्वायर होता है, R होता है, इसके लिए आपका फार्मूला ठीक से याद होना बहुत ज़रूरी है कि R स्क्वायर है कि नहीं। इस फार्मूला में R है दोस्तों। ठीक है, अच्छा अभी सेकंड थिंग, ये जो फार्मूला है उसमें ये चार्जेस आपको Q1 और Q2 जो दिख रहे हैं, ये Q1 और Q2 जो आपको दिख रहे हैं, वो आपको हमेशा Q1 और Q2 के साइंस के साथ सब्सटीट्यूट करते हैं। आपको समझ में आ रहा है? विदाउट साइन आप सब्सटीट्यूट नहीं करोगे, तो आप कभी भी न्यूमेरिकल देखोगे, अगर वो पोटेंशियल एनर्जी के बेस है और अगर आप पोटेंशियल एनर्जी का कोई भी फार्मूला यूज़ कर रहे हो तो आपको चार्जेस साइंस के साथ सब्सटीट्यूट करने हैं। अगर ऐसा है दोस्तों, तो अगर Q1 और Q2 अगर लाइक चार्जेस है, लाइक चार्जेस मतलब दोनों पॉजिटिव है या दोनों निगेटिव है, तो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हमेशा पॉजिटिव ही आने वाली है। यस और नो, यही मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो, टू लाइक चार्जेस ऑलवेज हैव पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अगर आपके चार्जेस Q1 और Q2 अनलाइक है, मतलब एक पॉजिटिव है और दूसरा निगेटिव है, तो उनके सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हमेशा निगेटिव ही होने वाली है। यही पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, क्योंकि एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो टोटल आपको जो मिलेगा वो निगेटिव ही होगा। सो टू अनलाइक चार्जेस, टू अनलाइक चार्जेस, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ऑलवेज हैव नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ है। ओके दोस्तों, अभी जो मैं पॉइंट आपके साथ ये डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का हार्ट है, और आप बोल सकते हो ये कोर है। अगर आपको ये ठीक से समझ में आ गया तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आगे के आसानी से क्लियर होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है मेरे पास दो लाइक चार्जेस है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। अगर ऐसा है तो इन दोनों के पास जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, इन दोनों ने जो सिस्टम बनाया है, दोनों ने मिलकर जो सिस्टम बनाया है, उस सिस्टम के पास जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी वो भी पॉजिटिव रहेगी।
चलो मान के चलते हैं कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, 100 जूल्स है, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ टू पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस, लेट अस अज्यूम इट इज 100 जूल्स। ओके, नाउ लेट अस अज्यूम दैट दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r, एक दूसरे से वो r डिस्टेंस के दूरी पे है, ठीक है दोस्तों। अभी दोस्तों इस चार्ज को मुझे डिस्प्लेस करना है और मुझे यहाँ तक लेके आना है, यहाँ तक देखो, यहाँ पे मैंने नीचे इसका डायग्राम भी निकाला है, या इस चार्ज को आप बोलो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, यहाँ तक मुझे लेके आना है, ठीक है। अभी आप देखिए कि इस चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स कौन से डायरेक्शन में लग रहा है, ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इसके ऊपर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएगा इस डायरेक्शन में, यस और नो। आई होप आपको समझ में आ रहा है। और आपको चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके आना है, मतलब आपका चार्ज का डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन और चार्ज के डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है। पर अगर मैं इस चार्ज को पॉइंट ए से छोड़ दूँ, ऐसे ही छोड़ दूँ, तो ये जो चार्ज ए है वो एक्सेलरेट होते होते पॉइंट बी पे आएगा, ठीक है। इस सिचुएशन में हम लोग ने ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी पढ़ा है कि ये जो चार्ज ए है ये बिल्कुल एक्सेलरेट नहीं होना चाहिए। आपको चार्ज को ए से बी तक बहुत ही धीरे धीरे विदाउट एनी एक्सेलरेशन लाना है, बहुत ही हौले हौले लाना है, बहुत ही धीरे धीरे लाना है। चार्ज का एक्सेलरेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर चार्ज का एक्सेलरेशन होता है तो चार्ज पे आप जो वर्क करते हो वो वर्क पोटेंशियल एनर्जी प्लस किसी और फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाएगा, जो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है। तो चार्ज को ए से अगर बी तक धीरे धीरे लाना है तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, तो इस चार्ज ए पे मुझे अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। कितना, ध्यान दो, सपोज अगर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का, कितना, 20 न्यूटन का, तो ये जो मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा चार्ज ए पे वो कितना होगा, 19.9999। आप जितने 9 लगाना है आप लगा सकते हो, मतलब आपके जो इलेक्ट्रिक फोर्स है थोड़ा सा ही कम, इनफाइनेटली कम। अगर वो एग्जैक्टली इक्वल होता तो आपका चार्ज का मोशन ही नहीं होता, मतलब जितना फोर्स इतना इधर लग रहा है उतना ही फोर्स उतना उधर लग रहा है। पर हम लोग को चार्ज को तो ए से बी तक लेके जाना है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड आप जो एक्सटर्नल फोर्स चार्ज पे अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हो उससे थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा ज़्यादा होना ज़रूरी है। तो अगर इलेक्ट्रिक फोर्स 20 न्यूटन का है तो आप एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाओगे, आप लगाओगे 19.999999, जितने 9 लगाने हैं आप लगा सकते हो न्यूटन। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। बोलते टाइम हम लोग बोल सकते हैं कि एफ ई, दैट मीन्स ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है इज इक्वल टू माइनस एक्सटर्नल फोर्स। इन दोनों के बीच में का मैग्नीट्यूड में जो डिफरेंस है वो इतना कम है कि वो हम लोग इग्नोर कर सकते हैं और ये दोनों फोर्सेस इक्वल है ऐसा बोल सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप सिचुएशन को देखेंगे, चार्ज का डिस्प्लेसमेंट राइट में हो रहा है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, चार्ज पे लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स भी राइट में लग रहा है, चार्ज पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स देखो लेफ्ट में लग रहा है। दोस्तों अगर ऐसा है, मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ चार्ज इज इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स, देन द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स इज पॉजिटिव, क्योंकि इस केस में थीटा 0 हो जाएगा, यस और नो। या मैं इसी सिचुएशन को ऐसे भी बोल सकता हूँ, व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द चार्ज इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स, देखो एक्सटर्नल फोर्स लेफ्ट में है और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द चार्ज राइट में हो रहा है, सो इन दैट केस द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज नेगेटिव, यस और नो। दोनों ये एक ही सिचुएशन है दोस्तों, ठीक है। अगर ऐसा है तो आपके चार्ज की या आपके सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज होने वाली है दोस्तों। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। मैं वापस मैं आपको सेम सेंटेंसेस रिपीट कर रहा हूँ। व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द चार्ज इज इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स, इसका ही मतलब है द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स इज पॉजिटिव, देन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस। ये देखिए, ये फर्स्ट स्टेटमेंट मैंने यही लिखा है, वापस पढ़ रहा हूँ मैं आपके लिए। व्हेन द पॉइंट चार्ज डिस्प्लेसेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन इट,
then the work done by the electric force is positive and then the potential energy of the system decreases. इसी स्टेटमेंट को आप in terms of external force भी बोल सकते हैं. When the point charge displacement in a direction opposite to the external force acting on it, that is, इसका ही मतलब ऐसा है, the work done by the external force is negative, the potential energy of the system decreases. ओके, तो नटशेल में आपको क्या याद रखना है? when the work done by the electric force is positive, potential energy of the system decreases, or when the work done by the external force is negative, the potential energy of the system decreases. yes or no? अभी हम लोग ने ये जो कंक्लूड किया है, क्या फॉर्मूला भी हम लोग को वही सेम आंसर दे रहा है? चलिए देखते हैं. देखिए फॉर्मूला क्या था दोस्तों, फॉर्मूला था हम लोग का u इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r. यस और नो? अभी ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पॉजिटिव है, क्योंकि आपका q1 भी पॉजिटिव है और q2 भी पॉजिटिव है. u1 बोलते हैं, हम लोग ने कितना लिया था, से 100 जूल्स. ठीक है, अभी ये चार्ज यहाँ से यहाँ गया. देखो अभी चार्ज के बीच में का डिस्टेंस जो r था वो बढ़ गया. अगर r बढ़ता है तो दोस्तों u कम होगा. यस और नो? फॉर्मूला में भी हम लोग को क्लियर दिख रहा है, अगर r बढ़ता है तो u कम होगा. तो अभी u कितना होगा, u2 से इट इज़ 50 जूल्स. ठीक है ना, कम होगा. तो मैंने थोड़ा कम वैल्यू लिया और आपको समझाया है कि अभी पोटेंशियल एनर्जी कम होगा. आई होप आपको ये समझ में आ रहा है. दोस्तों ये जो दो स्टेटमेंट्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए. ठीक है, अभी ये जो दो स्टेटमेंट्स है हम लोग ने देखा दो लाइक चार्जेस पे एप्लीकेबल है, मतलब ये पॉजिटिव या ये निगेटिव या ये निगेटिव. अभी देखते हैं कि ये दो स्टेटमेंट क्या दो अनलाइक चार्जेस पे एप्लीकेबल है. देखते हैं दोस्तों. देखो दोस्तों, ये एक पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज है. दो अनलाइक चार्जेस के पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो निगेटिव होगी. तो मान के चलता हूँ कि इनके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो -100 जूल्स है. कितने हैं, -100 जूल्स. ओके, अभी देखो ये चार्ज है, ये इसके ऊपर कौन से डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा. यस और नो? ठीक है, मुझे क्या करना है, इस नेगेटिव चार्ज को डिस्प्लेस करके यहाँ तक लाना है, यहाँ तक. अगर ये पोजीशन ए है तो मैं इसको बोल रहा हूँ पोजीशन बी. ए को डिस्प्लेस करके चार्ज को ए से डिस्प्लेस करके बी तक लाना है. तो डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट में है, आपका इलेक्ट्रिक फोर्स भी लेफ्ट में लग रहा है और आपका डिस्प्लेसमेंट भी लेफ्ट में है. मतलब द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा. मतलब आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी सिस्टम की वो कम होने वाली है. यस और नो? अगर मैं चार्ज को अगर ऐसे ही ए से छोड़ दूँ तो दोस्तों ये जो चार्ज है वो एक्सेलरेट होते होते मतलब उसका स्पीड बढ़ते पॉइंट बी तक आएगा, जो हम लोग को बिल्कुल नहीं चाहिए. तो मैं क्या करूँगा, चार्ज को हौले चार्ज को धीरे धीरे ए से पॉइंट बी तक लेके जाने के लिए चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा. कितना लगाऊंगा आपको पता है. सपोज इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है से फॉर एग्जांपल 20 न्यूटन का, तो आपका एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा दोस्तों, 19.9999, मतलब 20 न्यूटन से मतलब कम पर बहुत कम. आई होप आपको समझ में आ रहा है. मतलब एफ ई इज इक्वल टू माइनस एक्सटर्नल. यस और नो? जो यहाँ पे मैंने कंडीशन लिखी थी वही यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ. तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि चार्ज का डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट में हो रहा है और यहाँ पे चार्ज पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स जो है वो राइट में है. So in that case, I can say the work done by the external force is negative. When the work done by the external force is negative, the potential energy of the system decreases. I hope आपको ये समझ में आ रहा है. तो देखो कि अभी हम लोग देखते हैं कि ये जो हम लोग ने कंक्लूड किया है क्या वो फॉर्मूला के साथ भी एप्लीकेबल है. ठीक है, फॉर्मूला क्या है दोस्तों, u इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r. तो पहले पोटेंशियल एनर्जी कितना था, u1 इज इक्वल टू -100 जूल्स. यस और नो? अभी देखो चार्ज के बीच में का जो डिस्टेंस है r दोस्तों वो कम हो गया है. तो न्यूमेरिकली u का वैल्यू बढ़ेगा दोस्तों. यस और नो? तो u2 कितना रहेगा, u2 हो जाएगा से 150. यस और नो? 150. और भूलना नहीं इसका साइन और इसका साइन, ये पॉजिटिव है निगेटिव है, तो आपका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा -150 जूल. और -150 जूल -100 जूल से दोस्तों कम होता है, ये आपको पता है. मतलब यहाँ पे भी
अगर आपका वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स पॉजिटिव है या वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स निगेटिव है, तो आपका जो पोटेंशियल एनर्जी होता है सिस्टम का वो कम होता है। देखिए -150 जूल इज लेस देन -100 जूल्स, -100 जूल ज़्यादा है, -150 जूल कम है। आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आ गया है। दोस्तों अभी अगले स्लाइड में हम लोग देखेंगे ये जो मैंने दो स्टेटमेंट आपके लिए बनाए थे उसके एग्जैक्टली अपोजिट स्टेटमेंट बना के हम लोग को क्या कंक्लूजन मिलता है। ठीक है, देखते हैं। देखो मेरे पास अभी ये दो पॉजिटिव चार्जेस है, चलिए मान के चलते हैं कि इनके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो 100 जूल्स होगी, ऑब्वियसली +100 जूल्स। ठीक है, ये चार्ज इसके ऊपर इस डायरेक्शन में क्या लगाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा, यस और नो। ये चार्ज इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा। अभी मुझे क्या करना है, इस चार्ज को इस पोजीशन से ए बोलो यहाँ तक लाना है, बी पोजीशन तक लाना है, यस और नो। मतलब अगर ए से बी तक लाना है तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे होगा, इस डायरेक्शन में, मतलब लेफ्टवर्ड डिस्प्लेसमेंट होगा। और जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है वो कौन से डायरेक्शन में लग रहा है, राइट, यस और नो। से वो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो 20 न्यूटन का लग रहा है। पर अगर चार्ज को आपको ए से बी तक लाना है तो आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। और वो कितना लगाओगे, 50 न्यूटन का, कितना लगाओगे, 100 न्यूटन का, ना 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 ना। आप जो एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे इलेक्ट्रिक फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, वो इलेक्ट्रिक फोर्स के मैग्नीट्यूड से बहुत ही स्मॉल अमाउंट से बड़ा होना चाहिए। मतलब वो जो एक्सटर्नल फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड हो सकता है 20.0000000 जितने ज़ीरो लगाना है बन। आई होप आपको समझ में आया। इन दोनों के मैग्नीट्यूड में डिफरेंस इतना कम है, हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है और ये जो एक्सटर्नल फोर्स है उनका मैग्नीट्यूड सेम है बट विद द माइनस साइन। ये हम लोग ने पिछले स्लाइड में भी देखा था। पर अभी अगर आप देखोगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स राइट में लग रहा है और चार्ज का डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट में हो रहा है, मतलब आपका वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स नेगेटिव होने वाला है। वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा होगा दोस्तों, नेगेटिव होने वाला है। दूसरे केस में आप कैसे बोल सकते हो, देखो आपका डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट में हो रहा है और आप जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो वो भी लेफ्ट में हो रहा है, मतलब वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स पॉजिटिव है। दोस्तों अगर ऐसा है तो आपका पोटेंशियल एनर्जी हमेशा बढ़ेगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। व्हेन पॉइंट चार्ज displaces in a direction opposite to the electric force acting on it, that is work done by the electric force is negative, then the potential energy of the system increases. ओके, इसी स्टेटमेंट को हम लोग इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल फोर्स भी बोल सकते हैं। व्हेन द पॉइंट चार्ज डिस्प्लेसेस इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, दैट इज वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज पॉजिटिव, देन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस, यस और नो। देखिए यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला से भी देख सकते हैं। फॉर्मूला था U इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। पहले U सपोज मान लो U1 कितना था, 100 जूल्स। अभी आपको दिख रहा है कि चार्ज ए से बी तक आने के बाद इन दोनों के बीच में का जो डिस्टेंस है वो कम हो गया है। अगर डिस्टेंस कम हो गया है दोस्तों तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, यस और नो। तो अभी पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, से 150 जूल्स, और ये पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं अनलाइक चार्जेस के साथ क्या होगा। देखो ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक नेगेटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा, यस और नो। अभी मुझे इस चार्ज को यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक डिस्प्लेस करना है, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा वो राइट डायरेक्शन में रहेगा, जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है वो लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है। पर अगर आपको ए से बी लेके जाना है चार्ज को, तो चार्ज के ऊपर को आपको राइट डायरेक्शन में क्या लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। कितना लगाओगे, इलेक्ट्रिक फोर्स से थोड़ा सा ही ज़्यादा, इतना ज़्यादा, थोड़ा सा ही ज़्यादा, दोनों ऑलमोस्ट इक्वल है, एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फोर्स से थोड़ा सा ही ज़्यादा है। क्यों कर रहे हैं हम लोग ऐसा, क्योंकि ए से बी हम लोग चार्ज लेके जाएंगे तब चार्ज का एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, यस और नो। अच्छा इस केस में क्या हो रहा है दोस्तों, देखो डिस्प्लेसमेंट राइट डायरेक्शन में है, आपका एक्सटर्नल फोर्स भी राइट डायरेक्शन में लग रहा है, सो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स दोस्तों पॉजिटिव है, यस और नो। अगर आप इलेक्ट्रिक फोर्स के टर्म्स में सोचें तो इलेक्ट्रिक फोर्स लेफ्ट में लग रहा है, चार्ज का डिस्प्लेसमेंट राइट में हो रहा है, तो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव।
दोस्तों अगर ऐसा है तो हमेशा आपके सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बढ़ता है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। चलिए फॉर्मूला से देखते हैं। फॉर्मूला क्या है, U इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। अभी यहाँ पे Q1 पॉजिटिव है और Q2 निगेटिव है, तो आपका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा इनिशियली चार्ज को डिस्प्लेस करने से पहले वो -100 जूल्स मान लेते हैं। यस और नो। अभी आपको यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि चार्ज पहले ए पोजीशन पे था, अभी वो बी पे गया है, मतलब इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस बड़ा है। अगर डिस्टेंस बड़ा है तो पोटेंशियल एनर्जी न्यूमेरिकली कम होगी। न्यूमेरिकली मतलब अगर U2 लिखूँ तो मुझे लिखना पड़ेगा 50 जूल्स। यस और नो। पर आपको पता है ये दो अनलाइक चार्जेस हैं, और दो अनलाइक चार्जेस की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है। और यहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आएगा कि -50 जूल्स -100 जूल से ज़्यादा है, मतलब आपकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो दोस्तों मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए, मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूँ। देखिए, व्हेन द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स व्हेन इट इज़ नेगेटिव और work done by the external force is positive, in this case the potential energy of the system always increases. इसका उल्टा, when the work done by the electric force is positive or the work done by the external force is negative, in this case the potential energy of the system always decreases. आई होप आपको ये समझ में आ गया है। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट्स आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए और भी हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, अभी मेरे पास ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपको दिख रहा है ये यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेट है, और ये जो वाइट लाइन्स है दे आर इक्विडिस्टेंस एंड पैरेलल टू इटसेल्फ और देमसेल्फ, विच इज़ रिप्रेजेंटिंग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अभी दोस्तों मैंने यहाँ पे एक चार्ज लिया, ठीक है, से 5 कूलम का चार्ज लिया। अभी राइट नाउ ये जो चार्ज है वो इन्फिनिटी पे है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, इन्फिनिटी पे है। तो अभी इस चार्ज के पास कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था, व्हेन अ चार्ज इज प्लेस इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तब उसके पास जाके पोटेंशियल एनर्जी आएगी। अभी तो ये चार्ज इन्फिनिटी पे रखा है, मतलब थेरोटिकली बोला जाए तो अभी ये किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं है। यस और नो। तो राइट नाउ द चार्ज हैज़ ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी। ओके, नो प्रॉब्लम। अभी मैंने इस चार्ज क्यू को, ठीक है ना, इन्फिनिटी से ये जो पॉइंट ए है जिसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये पॉइंट ए है, यहाँ तक मुझे लाना है। यस और नो। अभी ये चार्ज पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो चार्ज प्लेट है वो भी पॉजिटिव है, तो ये चार्ज खुद से तो नहीं आएगा। यस और नो। तो इस चार्ज के ऊपर मुझे इस डायरेक्शन में क्या लगाना पड़ेगा, मुझे लगाना पड़ेगा एक्सटर्नल फोर्स। यस और नो, ठीक है ना। वो एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा दोस्तों, चार्ज पे ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। जैसे आप आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रहोगे, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रहोगे तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, और आपको चार्ज को इन्फिनिटी से ए तक लाना है। इसके लिए एक्सटर्नल फोर्स आपको इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। मैं इसको नाम दे रहा हूँ, आपको लेफ्ट डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के ऊपर राइट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। यस और नो, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक पॉइंट क्यू को, यहाँ से इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक लाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स ने जितना वर्क किया वही उस चार्ज की पॉइंट ए पे पोटेंशियल एनर्जी होती है। मैं आपको अब ये लिख के बता रहा हूँ। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज क्यू एट पॉइंट ए इज नथिंग बट वर्क डन to bring the charge A from infinity to point A by external force। I hope आपको ये समझ में आ गया है दोस्तों। चलो मान के चलते हैं कि ये जो एक्सटर्नल फोर्स ने जो वर्क किया है चार्ज Q को, 5 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट A तक लाने के लिए, मान के चलते हैं कि वो 100 जूल्स है। ठीक है, तो अगर ये 100 जूल्स है तो पॉइंट चार्ज क्यू के पास पॉइंट ए पे लाने के बाद जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो भी कितनी होगी, 100 जूल्स। ठीक है दोस्तों, हम लोग को पता है, मैंने आपको ये पिछले स्लाइड्स में बताया है कि ये जो एक्सटर्नल फोर्स रहता है इज इक्वल टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। यस और नो।
इन दोनों के बीच में का जो मैग्नीट्यूड का डिफरेंस होता है वो इतना कम होता है, इतना कम होता है कि हम लोग दोनों को एक या इक्वल मान सकते हैं। यस और नो। अच्छा देखो, चार्ज क्यू को पॉइंट ए तक लाने के लिए मुझे सपोज से डिस्प्लेसमेंट करना पड़ा ऑब्वियसली इन लेफ्ट डायरेक्शन में डी, मान के चलो, ठीक है। ओके, डी डिस्प्लेसमेंट करके मैंने चार्ज क्यू को, जो 5 कूलम उसका मैग्नीट्यूड है, इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक लाया है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस इक्वेशन को दोनों साइड को डी से मल्टीप्लाई करता हूँ। सो एफ एक्सटर्नल इंटू डी इज इक्वल टू एफ इलेक्ट्रिक इंटू डी। अच्छा दोस्तों, ये क्या मिला, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क, आपको पता है। बट दिस इज व्हाट, अ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, यस और नो, टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए। यहाँ पे माइनस साइन मैं भूल गया, यहाँ पे लिख रहा हूँ, यस और नो। यहाँ पे क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब क्या होगा, वर्क। या माइनस साइन में यहाँ पे लिख रहा हूँ, पर ये कौन सा वर्क है, दिस इज द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इट इज़ अ माइनस ऑफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यस और नो। सो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स is exactly equal to the minus of work done by the electric force to bring the charge from infinity to point A, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो मैंने लिखा है, क्या मैं उसको आगे ऐसा लिख सकता हूँ, यू ए, वॉट इज यू ए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज क्यू प्लेस एट पॉइंट ए इज इक्वल टू वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए बाय द एक्सटर्नल फोर्स। और मैं इस एक्सटर्नल फोर्स को या वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स को रिप्लेस कर सकता हूँ माइनस ऑफ वर्क डन बाय द चार्ज, और ये वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, यस और नो, ठीक है। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स, अगर एक्सटर्नल वर्क अगर 100 जूल का है, यस और नो, तो माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, अगर ये माइनस साइन यहाँ पे जाता है तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स माइनस 100 जूल्स है। सिंपल है दोस्तों। यहाँ पे वापस समझा रहा हूँ आपको, वर्क डन, अगर वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स 100 जूल्स है, तो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स कितना हो जाएगा, माइनस 100 जूल्स, यस और नो, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स अगर मैं माइनस 100 जूल्स डालता हूँ, तो वो माइनस और ये माइनस मिलके यू ए मुझे वापस 100 जूल से मिलने वाला है, यस और नो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज प्लेस एट पॉइंट ए इज इक्वल टू वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए बाय एक्सटर्नल फोर्स, और माइनस ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। दोस्तों ये हम लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बोलो या एक फॉर्मूला मिला है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आ गया है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। ओके, अभी यहाँ पे मेरे पास दोस्तों वापस मेरे पास ये जो चार्ज है Q1 बोलता हूँ, ये 5 कूलम का चार्ज है, ठीक है। मैंने इस चार्ज को इन्फिनिटी से, सपोज ये इन्फिनिटी है, यहाँ से पॉइंट ए तक मैं लेके गया, ठीक। आपको मैंने अभी अभी पढ़ाया है कि यू ए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज Q1 placed at point A is nothing but what, work done to bring the charge from infinity to point A by external force, yes or no, ठीक है। चलो मान के चलते हैं कि ये मैंने किया है 100 जूल्स, कितना किया मैंने, 100 जूल्स, ठीक है, कोई बात नहीं। दोस्तों हम लोग ने पिछले लेक्चर्स में ये पढ़ा है कि वी ए मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए is nothing but work done to bring the charge from infinity to point A by external force divided by the charge। अभी मैंने Q1 लाया तो यहाँ पे भी Q1 लिखता हूँ, yes और no, ठीक है। कितना वर्क डन किया है दोस्तों, यहाँ पे देखो दिख रहा है, मैंने अज्यूम किया 100 जूल, तो 100 जूल का वर्क किया मैंने, कितना चार्ज लाने के लिए, 5 कूलम का चार्ज लाने के लिए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए मिला कितना मुझे मिला 20 जूल्स पर कूलम, या मैं इसको भी लिख सकता हूँ 20 वोल्ट, यस और नो। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। अभी आप यू ए और वी ए के बीच में रिलेशन लिखिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यस और नो। दोस्तों मैंने अभी लिखा है कि वी ए इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, ठीक है। पूरा लिख देता हूँ, वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए बाय द एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय द चार्ज Q1।
और दोस्तों ये क्या है, अगर आप देखोगे ये क्या है, न्यूमरेटर क्या है, वर्क डन, ये यहाँ पे देखिए ये तो पोटेंशियल एनर्जी है चार्ज Q1 की ए पे रखने के बाद। तो क्या मैं इस न्यूमरेटर को रिप्लेस कर सकता हूँ, वी ए इज इक्वल टू यू ए अपॉन Q1, एंड फाइनली मैं लिख सकता हूँ कि यू ए, व्हाट इज यू ए, it is the electric potential energy of the charge Q1 placed at point A is equal to VA into Q1, yes or no। ठीक है दोस्तों, मैं वापस आपको ये पढ़ के बता रहा हूँ, potential energy of the charge Q1, potential energy of the charge Q1 placed at point A is equal to electric potential at point A into charge। आई होप आपको समझ में आ रहा है। मैं आपको और एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में ये पॉइंट लिया, इसको मैं बोलता हूँ लेट अस से पॉइंट सी, और इस पॉइंट सी के ऊपर मैंने Q2 चार्ज रखा है। तो Q2 चार्ज के पास पोटेंशियल एनर्जी कितना है, सिंपल फॉर्मूला दोस्तों देखो, यू सी, व्हाट इज यू सी, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट सी इज इक्वल टू वी सी, व्हाट इज वी सी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट सी इनटू Q2, जो चार्ज आपने रखा है वो, सिंपल है। यस और नो दोस्तों, ये फॉर्मूला आगे डेरिवेशन में बार बार यूज़ होगा, इसके लिए मैं आपको ये ठीक से समझा रहा हूँ। यस और नो, ओके दोस्तों ठीक है। अभी मैंने क्या किया दोस्तों, 5 कूलम के जगह पे मैंने दूसरा चार्ज लिया 10 कूलम। अभी 10 कूलम चार्ज को Q2 को मैंने इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक लेके आया। यस और नो, तो मुझे कुछ ना कुछ तो वर्क करना पड़ेगा। यस और नो, क्या लगता है आपको, अगर 5 कूलम को पॉइंट ए तक लेके जाने के लिए मुझे 100 जूल्स वर्क करना पड़ता है, तो 10 कूलम को पॉइंट ए तक लेके जाने के लिए मुझे एक्जैक्टली डबल मतलब 200 जूल्स काम करना पड़ेगा। सो कैन आई से दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए, इसके लिए Q2 इज इक्वल टू 10 कूलम के लिए इज इक्वल टू वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए बाय एक्सटर्नल फोर्स which is equal to 200 joules। yes or no, ओके। अच्छा दोस्तों, VA कितना होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए कितना होगा, डेफिनेशन आपको पता है, वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए बाय द एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय द चार्ज Q। अच्छा, कितना वर्क डन किया आपने, 200 जूल्स। 10 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक लाने के लिए एक्सटर्नल वर्क फोर्स ने कितना वर्क किया, 200 जूल्स, डिवाइडेड बाय कितना चार्ज लाया आपने, 10 कूलम। तो दोस्तों ये कट गया, 0 0 कट गया, क्या आंसर आया, 20 जूल्स पर कूलम। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 20 वोल्ट। यस और नो, मतलब आपको ये समझ में आ रहा है कि पॉइंट ए पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो इस केस में भी 20 वोल्ट था और अभी भी 20 वोल्ट है। यस और नो, मतलब किसी भी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस पॉइंट पे रखे हुए चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। यस और नो, देखो फर्स्ट केस में मैंने पॉइंट ए पे 5 कूलम का चार्ज रखा था, तभी पॉइंट ए का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 20 जूल्स पर कूलम या 20 वोल्ट ही था। अभी सेकंड केस में पॉइंट ए पे मैंने 20 कूलम का चार्ज रखा है, फिर भी कैलकुलेशन के बाद हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 20 वोल्ट ही है। इसका मतलब कोई भी पॉइंट, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस पॉइंट पे रखे हुए चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। हाँ, पर चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑब्वियसली चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। मतलब पॉइंट ए पे, सुनिए मेरी बात, पॉइंट ए पे पहले मैंने 5 कूलम का चार्ज रखा था, तो उस 5 कूलम चार्ज के पास एनर्जी था 100 जूल्स, पोटेंशियल एनर्जी था कितना, 100 जूल्स। अभी उसी पॉइंट पे मैंने 10 कूलम का चार्ज रखा, तो उस चार्ज के पास पोटेंशियल एनर्जी था 200 जूल्स। ठीक है, तो पॉइंट ए पे अगर आप अलग अलग मैग्नीट्यूड के चार्जेस रखोगे तो पॉइंट ए पे रखने के बाद उनके पास जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगा वो अलग अलग रहेगा, पर पॉइंट ए का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वही रहेगा, आप कौन सा भी चार्ज पॉइंट Q ए पे रख दो। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। और ये जो फॉर्मूला है U इज इक्वल टू वी क्यू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यस और नो, U इज इक्वल टू वी क्यू। यू बोले तो पोटेंशियल एनर्जी, वी बोले तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एंड क्यू बोले तो चार्ज। यस और नो, ठीक है। अभी दोस्तों इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। ओके दोस्तों, अभी मैंने क्या किया, ये वापस 5 कूलम चार्ज ही था, 5 कूलम चार्ज ही है मेरे पास, उसको मैंने इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक लेके आया, इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक लेके आया।
ओके ठीक है, अभी कुछ ना कुछ तो वर्क करना पड़ेगा. व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज क्यू एट पॉइंट ए. अभी आपको डेफिनेशन पता है, इट इज़ अ वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए बाय एक्सटर्नल फोर्स. चलो मान के चलते हैं कितना है, 100 जूल्स. ठीक है, ये पॉइंट ए तक आ गया. मैंने ये हम लोगों ने पहले भी देखा है. अभी मैंने क्या किया दोस्तों, इस चार्ज क्यू को इन्फिनिटी से वापस लेके गया. अभी इन्फिनिटी से पॉइंट बी तक लेके आया है. ठीक है ना, इन्फिनिटी से पॉइंट बी तक लेके आया. तो अगर पहले ए तक लाने के लिए अगर डिस्प्लेसमेंट r1 करना पड़ा, तो अभी बी तक लाने के लिए मान के चलो कि डिस्प्लेसमेंट r2 करना पड़ा. ऑब्वियसली मुझे ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा क्योंकि पॉइंट बी पॉइंट ए से सीधा सीधा दिख रहा है आगे है, तो पॉइंट बी तक इन्फिनिटी से जाने के लिए मुझे ज़्यादा वर्क करना पड़ा. तो यू बी कितना हो जाएगा दोस्तों, यू बी दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज क्यू व्हेन प्लेस एट पॉइंट बी इज वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट बी बाय एक्सटर्नल फोर्स. यस और नो. और लेट अस से मुझे थोड़ा सा ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, तो मेरे को टोटल 150 जूल इतना वर्क करना पड़ा. यस और नो. तो दोस्तों मेरा क्वेश्चन ये है कि इस चार्ज क्यू 5 कूलम को अगर ए से बी तक लेके जाना है, यस और नो, तो उसके पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज होगा, उतनी ही रहेगी, बढ़ेगी कि कम होगी. यस देखते हैं दोस्तों. चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, आपको पता है फिजिक्स में चेंज कैसे लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल. फाइनल पोटेंशियल एनर्जी दैट इज यू बी माइनस यू ए. यस और नो. यू बी क्या है दोस्तों, यू बी इज वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट बी बाय एक्सटर्नल फोर्स. एंड यू ए आपको पता है, मैं उसको बोल नहीं रहा हूँ, वर्क डन. आई होप आपको ये समझ में आ गया. यस और नो. ओके दोस्तों, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ दोस्तों, इन्फिनिटी से पॉइंट बी तक लाने के लिए मुझे 150 जूल्स वर्क करना पड़ा. इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक लाने के लिए मुझे 100 जूल्स करना पड़ा. तो ऑब्वियसली ए से बी तक लाने के लिए मुझे 50 जूल्स वर्क करना पड़ेगा. सो कैन आई राइट दिस एंटायर थिंग एज वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी बाय एक्सटर्नल फोर्स. यस और नो. This is nothing but the change in potential energy when the charge is brought from point A to point B. I hope आपको ये ठीक से समझ में आ गया है. Yes और no. ठीक है, ये important है दोस्तों. ठीक है, अच्छा दोस्तों, अभी हम लोग ने पिछले लेक्चर्स में ये पढ़ा था कि वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम A to B is equal to electric potential at point B फाइनल पॉइंट माइनस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए इंटू क्यू. यस और नो. ठीक है ना, वर्क डन बाय, अभी यहाँ पे मैं एक्सटर्नल नहीं लिख रहा हूँ, पर अभी हम लोग को ऑलरेडी यहाँ पे पता है कि वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज नथिंग बट व्हाट, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. यस और नो. सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द चार्ज इज ब्रॉट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी माइनस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए इंटू क्यू. यस और नो. यस और नो. इसको शॉर्ट में दोस्तों ऐसा लिखा जाता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वी क्यू. आपको ये लिखने के बाद ये समझ में आना चाहिए कि V इज़ वॉट, V इज़ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स से A एंड B. What is delta U? It is a change in potential energy when the charge Q is brought from point A to point B. ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. आई होप आपको ये ठीक से समझ में आ गया है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. आई होप दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आ गया है. अभी आगे के डेरिवेशन समझने के लिए मैंने अब यहाँ तक हम लोगों ने जहाँ से या जो थ्योरी किया है, वो थ्योरी में आपको या जो फॉर्मूलेस की है वो मैं आपको क्विकली रिवाइज करता हूँ दोस्तों. सिंपल है, देखिए. यू ए, व्हाट इज़ यू ए? यू ए इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज प्लेस एट पॉइंट ए इज इक्वल टू वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए बाय external force, or which is also equal to minus of work done to bring the charge from infinity to point A by electric force.
yes or no? अच्छा, delta U, what is delta U? It is a change in the potential energy when the charge is brought from point A to B is equal to what? It is a work done to bring the charge from A to B by external force, or it is a minus of work done to bring the charge from A to B by electric force. आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। अभी यू ए इज ऑल्सो इक्वल टू वी ए इंटू क्यू। वॉट इज वी ए? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए इंटू क्यू, जो आपने पॉइंट ए पे चार्ज रखा है वो। ओके, नाउ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इंटू क्यू। यस और नो? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कब होगी? जब आप चार्ज को ए से बी तक लेके जाओगे। एंड व्हाट इज वी? इट इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट। मतलब अगर आप ए से बी लेके जा रहे हो तो वी बी माइनस वी ए, अगर आप बी से ए लेके जा रहे हो तो वी ए माइनस वी बी, फाइनल माइनस इनिशियल। आई होप ये फॉर्मूला आपको क्लियर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी दोस्तों हम लोग को एक डेरिवेशन करना है, जो मैंने फॉर्मूला आपको पहले ही बताया। अगर मेरे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं तो उनके सिस्टम के पास, उनके बनाए हुए सिस्टम के पास जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कितनी होती है दोस्तों? U 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। अभी इसी चीज़ को हम लोग को डिराइव करना है। ये डिराइव करने के लिए हम लोग के टेक्स्ट बुक में 2 मेथड्स दिए हैं, तो हम लोग ये फर्स्ट मेथड से कर रहे हैं, सेकंड मेथड में आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों? अच्छा, चलिए इसको डिराइव करते हैं, बहुत ही आसान है दोस्तों। अभी मेरे पास यहाँ पे मान के चलिए, यहाँ पे जो एरिया है यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इट्स एन एम्प्टी स्पेस। और मेरे ये जो चार्जेस है Q1 और ये जो Q2, ये मैंने इन्फिनिटी पे रखे हैं। ठीक है, इन्फिनिटी पे रखे हैं। अब क्या करना है मेरे को? इस चार्ज Q1 को इस पॉइंट ए तक लेके आना है, चार्ज Q1 को पॉइंट ए तक लेके आना है। ठीक है, और मैं वापस आपको बोल रहा हूँ, देयर इज़ नो एक्सटर्नल फील्ड, यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, ये एम्प्टी स्पेस है। ठीक है ना, पॉइंट ए एक एम्प्टी स्पेस में है। तो आप मुझे बताइए कि चार्ज Q1 को इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक लाने के लिए क्या कोई वर्क होगा? यहाँ पे कोई भी वर्क नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि Q1 को ए तक लाने के लिए किसी भी इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट काम करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि देयर इज़ नो इलेक्ट्रिक फील्ड देयर, इट इज़ एम्प्टी स्पेस। सो वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम Q1 टू पॉइंट ए इज़ ज़ीरो। तो उसको मैं W1 बोल रहा हूँ दोस्तों। W1 का मतलब क्या है दोस्तों? W1 इज़ नथिंग बट वॉट? इट इज़ वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए बाय एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है ना, Q1 को इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक लाने के लिए मुझे जितना वर्क करना पड़ा उसको मैं W1 बोल रहा हूँ, और वो रहेगा ज़ीरो। यस और नो? ठीक है ना। अभी दोस्तों ए को मैं ऐसे ही खाली स्पेस में तो नहीं रख सकता, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करता हूँ। यस और नो? तो इसको हम लोग को समझ में आया कि पॉइंट ए एग्जैक्टली है कहाँ पे। तो अगर ये ओरिजिन है तो ये जो OA होगा उसको मैं बोल सकता हूँ R1 बार। यस और नो? ठीक है। अच्छा, तो ये तो चार्ज Q1 अपने पोजीशन ए पे आ गया। अभी क्या करना है मेरे को? ये Q1 तो चला गया, अभी इस Q2 को इन्फिनिटी से पॉइंट बी तक लाना है। अभी आप खुद सोचिए और बताइए, क्या इस Q2 को पॉइंट बी तक लाने के लिए मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा या मुझे कोई भी वर्क करने की ज़रूरत नहीं है? ओके, अगर आप ठीक से सोचते हो तो दोस्तों चार्ज Q1 अपने पोजीशन ए पे आ चुका है। तो अभी ये जो पहले नो एक्सटर्नल फील्ड वाला रीजन था या एम्प्टी स्पेस था, अभी वो वैसे नहीं रहा है। अभी ये जो पूरा स्पेस है जो पहले एम्प्टी था, जहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड पहले नहीं था, वो पूरा का पूरा Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड से भर गया है। यस और नो? तो यहाँ पे क्या भर गया है? यहाँ पे आजू बाजू में क्या है? Q1 ने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया है। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट काम करके आपको Q2 को इन्फिनिटी से पॉइंट बी तक लाना पड़ेगा। तो Q2 को पॉइंट बी तक लाने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। यस और नो? आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम Q2, bring the charge Q2 from infinity to point B by external force। दोस्तों इसको मैं बोल रहा हूँ W2। दोस्तों कितना वर्क करना पड़ेगा? अभी बोलिए कितना वर्क करना पड़ेगा? सिंपल है दोस्तों, VB, what is VB? Electric potential produced due to charge Q1 at point B into Q2। yes or no?
दोस्तों यही तो हम लोग ने पढ़ा था, आई होप आपको समझ में आ रहा है कि पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है इनटू पॉइंट बी पे जो आप चार्ज ला रहे हो वो, यही पॉइंट बी पे लाने वाले चार्ज के पास पोटेंशियल एनर्जी रहेगा और उतना ही वर्क आपको करना पड़ेगा, यस और नो, ठीक है ना। तो दोस्तों आप मुझे बताइए व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस एट पॉइंट बी ड्यू टू चार्ज Q1। दोस्तों ये जो डिस्टेंस है मैं इसको बोल रहा हूँ R12, यस और नो। तो ये जो डिस्टेंस है इसको मैं बोल रहा हूँ R2, ये एरोस यहाँ पे, यस और नो। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला आपको पता रहेगा, 1/4πε0 Q1 अपॉन R12। ये क्या है दोस्तों, दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी इनटू अ पॉइंट बी पे कौन सा चार्ज ला रहे हो, Q2। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12, दिस इज W2, यस और नो। अभी दोस्तों Q1 और Q2 जब अपनी जगह पे आ चुके हैं तो उनके पास पोटेंशियल एनर्जी कितना है, Q1 A पे आ चुका है, Q2 B पे आ चुका है। तो दोस्तों द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज Q1 एट A एंड Q2 एट B इज नथिंग बट टोटल वर्क डन टू ब्रिंग द चार्जेस from the infinity to their respective position that is A and B by external force। तो दोस्तों Q1 को इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक लाने के लिए मुझे वर्क करना पड़ा W1, Q2 को इन्फिनिटी से पॉइंट बी तक लाने के लिए मुझे वर्क करना पड़ा W2। तो टोटल वर्क कितना करना पड़ा W, और यही टोटल वर्क क्या है दोस्तों, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम दैट इज W1 प्लस W2। W1 तो ज़ीरो है सॉरी W1 तो ज़ीरो है और W2 कितना है 1/4πε0 Q1 Q2 upon R²। So U, this is the potential energy of the system having 2 point charges। ठीक है दोस्तों, पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन बहुत ही आसान है। आपको आप जितने चार्जेस ला रहे हो इन्फिनिटी से एट रिस्पेक्टिव पोजीशन, वो लाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स को कितना वर्क करना पड़ा, वो जो टोटल वर्क होगा वही आपके सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी होगा। यहाँ पे भी मैंने वो सेम डेफिनेशन यूज़ किया है और पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट किया है। Q1 को इन्फिनिटी से उसके प्रेजेंट पोजीशन तक A तक लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ा W1, फिर Q2 को इन्फिनिटी से उसके प्रेजेंट पोजीशन तक मतलब पॉइंट B तक लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ा W2। तो दोनों का जो Q1 और Q2 जो A और B पे खड़े हैं उनके सिस्टम के पास पोटेंशियल एनर्जी कितना है, दोनों को इन्फिनिटी से A और B तक लाने के लिए जितना वर्क करना पड़ा वही उनका पोटेंशियल एनर्जी है, दैट इज W1 प्लस W2। ठीक है, W1 तो ज़ीरो है और W2 का फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिखा है, दोनों को ऐड कर दो आपको आपका आंसर आ जाएगा, यस और नो। ठीक है, अभी मैं आगे जाता हूँ दोस्तों, और आगे हम लोग क्या करते हैं, अभी दो से ज़्यादा चार्जेस इन्फिनिटी से अलग अलग पोजीशंस पे लाते हैं, फिर देखते हैं कि उनके पास पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। लेट अस से विल स्टार्ट विद द 4 चार्जेस Q1 Q2 Q3 Q4, ऐसे 4 चार्जेस इन्फिनिटी से अलग अलग A B C D पोजीशंस पे लाते हैं, फिर देखते हैं कि उन चारों के पास पोटेंशियल एनर्जी कितना है। कॉन्सेप्ट वही रहेगा दोस्तों, चारों को इन्फिनिटी से A B C D पोजीशंस पे लाने के लिए आपको जितना वर्क करना पड़ा उस सारे वर्क को ऐड कर दो, जो टोटल वर्क मिलेगा वही उन चारों चार्जेस का पोटेंशियल एनर्जी रहेगा। ठीक है दोस्तों, सो द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस हम लोग चार के लिए करेंगे और उसको जनरलाइज कर देंगे n के लिए। ठीक है, अच्छा सबसे पहले यहाँ पे एम्प्टी स्पेस है दोस्तों। एम्प्टी स्पेस का मतलब क्या है, नो इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, और मेरे पास ये 4 चार्जेस है Q1 Q2 Q3 Q4 जो इन्फिनिटी पे लाइन में खड़े हैं। ठीक है, तो सबसे पहले Q1 को मैं यहाँ तक लेके आया, चलो यहाँ तक लेके आइए पॉइंट A तक। Q1 को इन्फिनिटी से पॉइंट A तक लाने के लिए मुझे कुछ भी वर्क करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है जो Q1 को इन्फिनिटी से पॉइंट A तक लाने के लिए अपोज करेगा। ठीक है, तो Q1 को इन्फिनिटी से लाने के लिए कोई भी वर्क की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, सो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट A बाय एक्सटर्नल फोर्स, जिसको हम लोग W1 से रिप्रेजेंट करते हैं, वो ज़ीरो है, यस और नो। ठीक है, अच्छा अभी मैं क्या करता हूँ, Q2 को इन्फिनिटी से पॉइंट B तक लाता हूँ। लेट अस से ये मेरा पॉइंट B है, पॉइंट B तक लाता हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे Q2 रखा है मेरा, यहाँ पे Q1 रखा है। अभी क्या Q2 को इन्फिनिटी से पॉइंट B तक लाने के लिए वर्क करना पड़ेगा,
हाँ करना पड़ेगा, क्योंकि पहले जो एम्प्टी स्पेस था, पहले जो नो इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन था, अभी वहाँ पे चार्ज Q1 खड़ा है, तो चार्ज Q1 अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट आपको Q2 को इन्फिनिटी से पॉइंट बी तक लाना है, येस और नो, ठीक है। और आपको जितना वर्क करना पड़ा वही क्या है, आपके पॉइंट बी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या आपके चार्ज Q2 का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट बी। देखते हैं। सो दोस्तों, वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट बी बाय एक्सटर्नल फोर्स, इस पूरे नोटेशन को मैं W2 बोल रहा हूँ, इज नथिंग बट वॉट, सिंपल है दोस्तों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी प्रोड्यूस बाय चार्ज Q1 इनटू पॉइंट बी पे चार्ज कौन सा ला रहे हो, Q2। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी ड्यू टू Q1 कितना है, ये जो डिस्टेंस है Q1 और Q2 के बीच में का, उसको मैं R12 बोल रहा हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R12, ठीक है ना दोस्तों। ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ा रहेगा प्रीवियस लेक्चर्स में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनटू Q2। तो इसको मैं लिख रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। ये हम लोग को W2 मिल गया दोस्तों, येस और नो। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अच्छा, अभी मैंने क्या किया, ये Q1 चला गया, Q2 चला गया, Q3 को इस इन्फिनिटी से इस पॉइंट C तक मैं लेके आया, ये पॉइंट C है समझो, C तक लेके आया। अभी आप जब Q3 को लेके आ रहे हो इन्फिनिटी से पॉइंट C तक, तो दोस्तों उसको दो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट काम करके आना पड़ेगा। एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो Q1 ने प्रोड्यूस किया है उसके अगेंस्ट वर्क करके C तक आना पड़ेगा, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड जो Q2 ने बनाया है, जो पॉइंट B पे खड़ा है, उसके अगेंस्ट भी वर्क करके उसको पॉइंट C पे आना पड़ेगा, येस और नो, ठीक है ना। तो दोस्तों क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिए, वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज Q3 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट C बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू, अभी जो मैं लिख रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, W3 इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट C प्रोड्यूस बाय चार्ज Q1 एंड Q2, यस और नो, इनटू आप पॉइंट C पे जो चार्ज ला रहे हो वो कौन सा है, Q3, यस और नो, ठीक है। तो आप मुझे बताइए पॉइंट C पे B कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनाएगा, इन दोनों के Q2 और Q3 के बीच में का डिस्टेंस मैं बोल रहा हूँ R23। तो इस पॉइंट पे पॉइंट B कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनाएगा, पॉइंट B इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनाएगा, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कौन बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल Q2 अपॉन R23, यस और नो, दिस इज व्हाट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट C ड्यू टू B। अच्छा, पॉइंट C पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना बनाएगा, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कौन बना रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, Q1, क्या है दोनों के बीच में का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस Q3 और Q1 के बीच में का डिस्टेंस मैं बोल रहा हूँ R13, तो हो जाएगा R13। ये हो गया टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट C प्रोड्यूस ड्यू टू द चार्ज प्लेस एट पॉइंट A एंड पॉइंट B, यस और नो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन लिख रहा हूँ, ब्रैकेट में Q2 अपॉन R23 लिख रहा हूँ, प्लस Q1 अपॉन R13 लिख रहा हूँ, और ब्रैकेट के बाहर हो जाएगा इंटू Q3। अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R12 प्लस Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R13, ठीक है। ठीक से समझ के लो दोस्तों मैं क्या लिख रहा हूँ, यस और नो। अभी दोस्तों अगर मैं इस चौथे चार्ज को Q4 को इन्फिनिटी से अगर यहाँ तक लेके आऊँ, पॉइंट D तक लेके आऊँ, ये Q4 है, तो इस Q4 को Q1 ने, Q2 ने और Q3 ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है, तीनों के अगेंस्ट वर्क करके आना पड़ेगा, यस और नो। तो दोस्तों ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हो कि what will be the work done to bring the charge Q4 from infinity to point D by external force, जिसको हम लोग W4 बोलेंगे। क्या ये आप बता सकते हैं? आप वीडियो को पॉज कीजिए और ये एक्सप्रेशन लिखिए। अगर ये एक्सप्रेशन आपको ठीक से लिखने को आया है, इसका मतलब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, ठीक है। आई होप आपने वीडियो को पॉज करके वो एक्सप्रेशन लिखा होगा। अभी हम लोग मैच करते हैं, ठीक है ना। अभी हम लोग सॉल्व करके देखते हैं आपका सही आ रहा है कि नहीं, ठीक है। लेट मी क्लियर दिस। मैं इस पूरे स्लाइड को पहले इरेज करता हूँ, ठीक है।
तो मैं आपको ये फ्रेश लिख रहा हूँ यहाँ पे। ये है चार्ज मेरा Q1, ये था मेरा Q2, ये था मेरा कहीं पे Q3 और ये था मेरा Q4। यस और नो। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट D बाय एक्सटर्नल फोर्स इज W4। ओके, इज नथिंग बट देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस एट पॉइंट D, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस एट पॉइंट D बाय Q1, Q2 एंड Q3 इनटू आप जो चार्ज इन्फिनिटी से पॉइंट D पे ला रहे हो वो कितना होगा Q4। यस और नो। अच्छा अभी यस पॉइंट D पे Q1 कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनाएगा, ये डिस्टेंस को क्या बोले दोस्तों R14। यस और नो। तो वो कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनाएगा, यस कितना बनाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइडेड बाय R14। अच्छा इस पॉइंट D पे Q2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना बनाएगा, इस डिस्टेंस को क्या बोले R24। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R24। इस पॉइंट D पे ये जो Q3 है वो कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 अपॉन R34। ठीक है ना। इन सबको अगर मैं ऐड कर दूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, दिस इज व्हाट, दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट D प्रोड्यूस ड्यू टू द चार्ज Q1, Q2 एंड Q3, और यही मुझे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो दोस्तों W4 हो जाएगा, मैं यहाँ पे 1/4 पे एप्सिलॉन के जगह पे K लिख रहा हूँ फॉर क्विक सेविंग आवर टाइम। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ K Q1 अपॉन R14 प्लस K Q2 अपॉन R24 प्लस K Q3 अपॉन R34। यस और नो इनटू Q4। यस और नो। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं अगर ब्रैकेट को ओपन करूँ तो यहाँ पे आएगा K Q1 Q4 अपॉन R12 प्लस K Q2 Q4 अपॉन R24 प्लस K Q3 Q4 अपॉन R34। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। ये हो गया दोस्तों W4। अभी व्हाट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। यस और नो। तो W2, W3 और W1 तो हम लोग ने ऑलरेडी निकाला है, ये W4 आपके सामने है। इन सब को ऐड करो और आपको एक एक्सप्रेशन आएगा। वो एक्सप्रेशन इज नथिंग बट व्हाट, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 4 चार्जेस। तो आप मुझे यहाँ पे मैं ये यू लिख रहा हूँ, मैं टोटल वर्क डन को रिप्लेस कर रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी से, और आप यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखिए और बताइए कि क्या आया। दोस्तों आप पॉज करिए और एक्सप्रेशन लिखिए और फिर देखिए वो मेरे साथ मैच हो रहा है कि नहीं। दोस्तों आपका जो एक्सप्रेशन होगा वो कुछ ऐसा होना चाहिए कि इज़ वॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q1 Q4 अपॉन R14 प्लस, अभी देखो Q1 के सारे पैर हो गए, अभी आप Q1 से Q2 पे जाओ। अब 2 पे जाओगे तो पिछले वाला Q2 Q1 मत करना, क्योंकि Q2 Q1 ऑलरेडी पैर हो चुका है। आप आगे जाओ, Q2 के साथ तो नहीं बना सकता, तो Q3 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा R23 प्लस यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ Q2 Q4 डिवाइडेड बाय R24। दोस्तों यहाँ पे जगह ख़त्म हो गई है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। अभी ये Q2 हो गया, 4 तक हो गया। अभी आप चाहिए Q3 पे, तो Q3 2 और 1 के साथ ऑलरेडी पैर बना चुका है। देखो Q3 2 के साथ पैर बना चुका है, Q3 1 के साथ भी पैर बना चुका है। तो पीछे मत जाना, आगे कोई चार्ज है, हाँ है, तो Q4 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा R34। यस और नो। आई होप यहाँ तक आपका आंसर आ गया है, यस और नो। अभी Q4 में जाने का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि Q4 आपका लास्ट चार्ज है। यस और नो। तो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन हो गया, यस और नो। ठीक है दोस्तों, अभी आपको क्या करना है, अभी आप 5 चार्जेस को Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 को इन्फिनिटी से ABCDE ऐसे अलग अलग पॉइंट्स पे लेके आइए, और आप मुझे बताइए कि उनके पास जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए, आप आपका आंसर लिखिए, फिर मेरे साथ मैच कीजिए। ठीक है
दोस्तों अगर मैं 5 चार्जेस को ला रहा हूँ इन्फिनिटी से, सो इट विल बी W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 प्लस W5। मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्सप्रेशन कैसे करना है। दिस वर्क डन, टोटल वर्क डन इज नथिंग बट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 5 चार्जेस। सो K मैं ब्रैकेट के बाहर निकाल रहा हूँ। K क्या है दोस्तों? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी हम लोग को पेयर्स करने और कुछ नहीं। देखो Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12, Q2 Q3 डिवाइडेड बाय R23, सॉरी यहाँ पे आएगा Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R13 प्लस, पहले Q1 को खत्म करते हैं, Q1 Q4 डिवाइडेड बाय R14 प्लस Q1 Q5, क्योंकि 5 चार्जेस है ना, Q1 Q5 R15। दोस्तों R15 क्या है? ये R14 क्या है? इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज 1 एंड चार्ज 4। R15 इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज 1 एंड चार्ज 5। यस और अच्छा, 1 के सारे हो गए, अभी प्लस नीचे, अभी Q2 के साथ चालू कीजिए। Q2 1 के साथ तो पहले ही बना चुका है, देखो यहाँ पे दिख रहा है। खुद के साथ तो बना नहीं सकता, तो पैर किसके साथ बनाएगा? आगे वाले के साथ, मतलब Q3 अपॉन R23। ओके, सो Q2 Q4 डिवाइडेड बाय R24 प्लस Q2 Q5 डिवाइडेड बाय R25। यस और नो? ये Q2 का हो गया। अभी आप Q3 को लेके आइए। सो Q3 1 और 2 के साथ तो पैर बना चुका है, खुद के साथ तो बना नहीं सकता, तो आगे कौन है? Q4 डिवाइडेड बाय R34 प्लस Q3 Q5 डिवाइडेड बाय R35। यस और नो? ठीक है ना? 5 तक ही थे, 5 ही चार्जेस है, आगे है नहीं। अभी अगला 3 हो गया। अभी Q4 लीजिए। Q4 1 2 3 के साथ तो चार्ज, मतलब पैर बना चुका है, खुद के साथ 4 के साथ तो नहीं बना सकता, तो आगे क्या आ जाएगा? Q5 डिवाइडेड बाय R45 एंड दैट्स इट। आपका ब्रैकेट कंप्लीट। यस और नो? Q5 के साथ तो चार्ज नहीं बना सकता, और 6 तो है नहीं, तो Q5 के साथ चालू होने वाले आपको टर्म्स मिलेंगी नहीं। दिस इज व्हाट द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 5 चार्जेस। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इसको जनरलाइज करूँ, अगर मेरे पास n पॉइंट चार्जेस हैं, तो मैं कैसे लिखूँ दोस्तों? बहुत ही आसान है, देखिए। इट इज़ सिंपली इक्वल टू U इज इक्वल टू K इज़ नथिंग बट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन ऑफ QI RJ, IJ आप लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय RIJ। और यहाँ पे आप क्या लिखोगे? ऑल पेयर्स, और पेयर्स, जितने पेयर्स हैं आपको सारे ऐड कर दो, आपको टोटल पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएंगी। यस और नो? ठीक है ना? यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर 1 2 है तो नीचे भी 1 2 होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अगर 1 5 है तो यहाँ पे भी 1 5 है, यहाँ पे 2 5 है तो नीचे भी 2 5 है, तो अगर ये IJ है तो नीचे भी IJ। ओके, सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कंसिस्टिंग n पॉइंट पार्टिकल्स। ठीक है, मैं आपको अभी डेफिनेशन पढ़ाता हूँ दोस्तों। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। एक मतलब 2 से ज़्यादा अगर आपके पास है तो उनका पोटेंशियल एनर्जी कैसे है? कुछ नहीं है दोस्तों, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस इज डिफाइंड एज total amount of work done by the external forces, total amount of work done by the external forces किसके लिए? to assemble the system of charges by bringing them from infinity to their present location। दोस्तों इसका मतलब यही है, चार्जेस को इन्फिनिटी से उनके रिस्पेक्टिव पोजीशन में लाने के लिए जितना वर्क करना पड़ा आपको, वो टोटल वर्क ही क्या है? उस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट ठीक से समझ में आ गया है। ठीक है दोस्तों, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ओके दोस्तों, अभी यहाँ पे हम लोग के पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है ना? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी है। इसके पहले हम लोग ने जो दो डेरिवेशन किए, मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द 2 चार्ज पार्टिकल एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मोर देन 2, मतलब n नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, वो करते समय हम लोग ने स्टार्टिंग में कोई भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं लिया था, एम्प्टी स्पेस लिया था, नो इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन लिया था। पर यहाँ पे हम लोग के जो चार्ज है, ये जो चार्ज Q है वो इन्फिनिटी पे है, और जहाँ पे मुझे लाना है, इस पॉइंट ए पे लाना है, वो एम्प्टी स्पेस में नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऑलरेडी एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इस चार्ज Q1 ने प्रोड्यूस नहीं किया है, किसी और ने प्रोड्यूस किया है, वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, वो ऑलरेडी प्रेजेंट है। आई होप आपको समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इस चार्ज Q1 के पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा? दोस्तों अभी ये पॉइंट ए इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो दोस्तों इसके पास, तो उसके पॉइंट ए के पास
पॉइंट ए के पास कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा दोस्तों। मैं उसको इस तरह लिख रहा हूँ वी आर, वी ब्रैकेट आर। अभी आप बोलोगे सर पॉइंट ए पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है अभी तक हम लोग वी ए लिखते थे, सही है, समझने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए भी लिखते थे। पर यहाँ पे मैं जनरलाइज करूँ, यहाँ पे पॉइंट ए यहाँ पे ना लेके अगर यहाँ पे लूँ या यहाँ पे लूँ, यहाँ पे लूँ, तो क्या चेंज होगा? आर चेंज होगा दोस्तों, यस और नो। डिस्टेंस चेंज होगा तो पॉइंट ए पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो भी चेंज हुआ। मुझे यही बताना है कि पॉइंट ए पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो आर का फंक्शन है मतलब आर पे डिपेंड करता है, यस और नो। अगर हम लोग ऐसा लिखते हैं कि एफ ऑफ थीटा, इसका मतलब आगे आप कुछ भी एक्सप्रेशन लिखोगे वो एक्सप्रेशन थीटा के ऊपर डिपेंड है। अगर थीटा का वैल्यू अगर चेंज होगा तो उसका भी चेंज होगा। आप अभी ऐसे भी लिखते थे मैथ्स में एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या है? आगे जो आप एक्सप्रेशन लिखोगे उस एक्सप्रेशन में एक्स रहेगा और जैसा एक्स का वैल्यू चेंज होगा एफ ऑफ एक्स का वैल्यू भी चेंज होने वाला है। सेम दोस्तों, सेम यहाँ पे कि पॉइंट ए पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ऑब्वियसली वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अगर पॉइंट ए यहाँ पे ना लेके यहाँ पे लूँ, यहाँ पे लूँ, यहाँ पे लूँ, तो मेरे पॉइंट ए के ऊपर का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो चेंज होता है, यस और नो। तो अभी Q1 को इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक लाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स को जितना वर्क करना पड़ा वही Q1 का क्या रहेगा? वही Q1 का रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। तो दोस्तों एकदम सिंपल है दोस्तों, वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए इंटू चार्ज Q, यस और नो। और ये जो वर्क डन है वही क्या कहलाता है और वही क्या एज अ व्हाट स्टोर होता है? इट गेट स्टोर एज अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, यस और नो। ऑब्वियसली इट इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ आर एंड वी ए इन अ ब्रैकेट इज अ फंक्शन ऑफ आर इंटू क्यू, यस और नो। दोस्तों आर इज अ डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए फ्रॉम वेयर। अभी आप बोलोगे कहाँ से? तो दोस्तों आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको इस प्लेट से ही मेजर करना है, नहीं है। पर एक बार आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम फिक्स कर दिया, अगर आपका ये ओरिजिन है तो ये आपका हो गया आर, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो जाएगा वी ब्रैकेट आर। यहाँ पे नहीं लिया तो यहाँ पे आप पॉइंट ले सकते हो, तो डिस्टेंस चेंज हो जाएगा आर, तो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो दोस्तों दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल पॉइंट चार्ज इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको शॉर्ट में हम लोग ऐसे लिखते हैं दोस्तों, U इज इक्वल टू वी के, बात खत्म, yes or no. U is equal to VQ. What is U? Electric potential energy of charge Q. What is V? Electric potential. What is Q? Charge. Yes or no. ये R आपको जब डेरिवेशंस लिखने पड़ेंगे तो आपको ये R भी लिखना पड़ेगा। न्यूमेरिकल के लिए आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये जो नेक्स्ट छोटा सा डेरिवेशन है, यहाँ पे हम लोग को वापस ऑलरेडी एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। अभी हम लोग के पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, और दोनों कहाँ पे रखे हैं दोस्तों? इन्फिनिटी पे रखे हैं। इस Q1 को पॉइंट ए पे लाना है और इस Q2 को पॉइंट बी पे लाना है, ठीक है। तो उन दोनों को Q1 और Q2 को पॉइंट ए और बी पे लाने के बाद टोटल एनर्जी उनके पास कितनी होगी, ठीक है। आपको समझने के लिए मैं यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पहले से ही ड्रॉ करके रखता हूँ। दिस इज एक्स वाई जेड एक्सिस एंड दिस इज द ओरिजिन, और इस पॉइंट से मैं सारे डिस्टेंस मेजर करूँगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है पॉइंट ए पे, उसको मैं बोलता हूँ VR1, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है उसको मैं बोल रहा हूँ R1। पॉइंट बी पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसको मैं बोलता हूँ VR2, और इसको मैं डिस्टेंस बोलता हूँ R2। देखो दोस्तों, अगर R2 चेंज होगा, R2 क्या है? R2 ओरिजिन और पॉइंट बी के बीच में का डिस्टेंस है। अगर वो चेंज होता है तो बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी भी चेंज होता है। यही डिनोट करने के लिए, यही रिप्रेजेंट करने के लिए मैं VR2 ऐसा लिखता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे मैंने VR1 लिखा है, यस और नो। अभी सिंपल है, चार्ज Q1 को इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक लाने के लिए मुझे जो एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, यस और नो। कितना वर्क करना पड़ेगा? वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए बाय एक्सटर्नल फोर्स, इसको मैं W1 बोल रहा हूँ, यस और नो। कितना वर्क करना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए, जिसको मैं VR1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इनटू चार्ज Q1, यस और नो, ठीक है ना। तो ये जो मैंने वर्क डन किया W1। अच्छा, अभी मैं Q2 को इन्फिनिटी से पॉइंट बी तक ला रहा हूँ। अभी जब मैं Q2 को पॉइंट इन्फिनिटी से पॉइंट बी तक लाऊंगा तो मुझे दो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। एक जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है, और सेकेंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 ने प्रोड्यूस किया है जो अभी ए पे खड़ा है, यस और नो। ओके,
तो दोस्तों क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट B बाय द एक्सटर्नल फोर्स, इसको मैं बोल रहा हूँ W2 इज नथिंग बट वॉट, इट इज़ नथिंग बट W2 क्या है दोस्तों, Q2 को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जो काम करना पड़ा वो कितना करना पड़ा दोस्तों, VR2. व्हाट इज VR2? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट B ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू आप कौन सा चार्ज ला रहे हो, Q2, यस और नो, प्लस पॉइंट B पे पॉइंट A के वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है कितना है, पॉइंट B पे Q1 के वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कितना है, 1/4πε0 कौन प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक Q1 अपॉन R12 क्या होगा दोस्तों, इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस इनटू आप कौन सा चार्ज ला रहे हो, Q2, यस और नो. सो मैं लिख सकता हूँ W, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टू चार्जेस प्रेजेंट इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू W1 प्लस W2. दोस्तों W1 कितना है, V R1 इंटू Q1. अच्छा W2 कितना है, V R2 इंटू Q2 प्लस 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 दोस्तों. एंड दिस इज द टोटल वर्क डन एंड दिस विल बी द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टू चार्जेस Q1 एंड Q2 प्लेस इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया है.